Assalamu alaikum, dear friends and dear students. I welcome you again to the series of lectures which is based on the examination of the finance account assistant. और इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स का ये दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. द टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस. और अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तकरीबन पूरी अकाउंटिंग को ब्रीफली डिस्कस किया जाता है. नटशल में पूरी अकाउंटिंग को डिस्कस किया जाता है और फिर बाद में अकाउंटिंग प्रोसेस को ही पूरी अकाउंटिंग में वजाहतन पढ़ा जाता है. इसकी वजाहत की जाती है. एक्चुअली जो पूरी अकाउंटिंग का सिलेबस है वो अकाउंटिंग प्रोसेस की वजाहत है, इसकी एक्सप्लेनेशन है. तो इसलिए आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा सा लंबा होगा. यू हैव टू बियर विद मी, बट यू हैव टू बी विद मी सो दैट टू मेक योर अकाउंटिंग जर्नी जो आपकी होगी ये बहुत ही आसान होगी जब इस अकाउंटिंग प्रोसेस को आप पढ़ोगे और समझोगे. तो लेट मी स्ट्रेट अवे गो टू द अकाउंटिंग प्रोसेस. और इसकी स्टेप्स क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग. सबसे पहला काम जो एक अकाउंटेंट को करना होता है दैट इज आइडेंटिफाइंग. क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस में डूइंग एक्टिविटीज है, ये नोइंग नहीं है. अकाउंटिंग प्रोसेस जानना भी है लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस में वो काम आते हैं जो एक अकाउंटेंट को करने होते हैं. तो इट इज अ डूइंग थिंग, इट इज नॉट जस्ट नोइंग. ये सिर्फ हमें जानना नहीं है. तो ये वही काम है जो एक अकाउंटेंट को करने होते हैं. तो पहला काम अकाउंटेंट को क्या करना होता है? दैट इज टू आइडेंटिफाई. इसको पहचानना होता है. टू रिकॉग्नाइज, पहचानना होता है. क्या पहचानना होता है? ही हैज टू आइडेंटिफाई फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन. एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स मैंने आपको बोला दीज आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो काम होते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं. और उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पहचानना है. इनमें से पहचानना क्या है? व्हाट ही हैज टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में से सिर्फ 5 चीजों का हमें पहचाना है. सो दैट टू मेक इट वेरी सिंपल. इस तरह तो ये मुश्किल लगता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. इट इज अ बिट टेक्निकल टर्म, बट टू सिंपलीफाई दिस इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई ओनली 5 आइटम्स. 5 चीजों को हमें पहचानना है. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स में से हमें पहचानना है कि ये जो इवेंट हुआ है या ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या इसमें एक्सपेंस का इन्वॉल्वमेंट है? क्या ये इनकम है? क्या ये एसेट है? क्या ये लायबिलिटीज है या लायबिलिटी है? या ये कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट इसमें है? यानी बिजनेस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, बिजनेस में जो काम हुआ है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस में जो इवेंट हुआ है, बिजनेस में मशीन खरीदी है, बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, बिजनेसमैन या बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है, पेमेंट ऑफ सैलरी की है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया, जो भी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, काम होते हैं, तो इन एक्टिविटीज में हमें पहचानना है कि क्या ये एक्टिविटी जो हुई है, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये इनकम है, क्या इसमें एसेट का इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसमें लायबिलिटी है, कि क्या इसमें कैपिटल है. दिस इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई. सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना है. लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जानना बड़ा जरूरी है. आपको पता होना चाहिए एक्सपेंस क्या है, तभी आपको समझ आएगा कि ये एक्सपेंस है, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा. एक्सपेंसेस, सिंस वी हैव टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स इन द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तो यहां हम ज्यादा कंसंट्रेशन अकाउंटिंग प्रोसेस पर करेंगे. अकाउंटिंग प्रोसेस को हमें पूरा डिस्कस करना है. सो आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस बिकॉज दिस इज अ सेपरेट टॉपिक. एक्सपेंस क्या है इसको अलग से हमें पढ़ना है कि एक्सपेंस क्या होता है, दैट इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. फिलहाल के लिए आपकी आसानी के लिए एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे. रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना, रेंट देना, स्टेशनरी देना, टैक्सेस देना, दीज आर एक्सपेंसेस. तो इस तरह इनकम क्या होता है? चीजें बेचना, कमीशन लेना, डिस्काउंट लेना, इंटरेस्ट कमाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनकम. तो एसेट होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना या मशीन बेचना, और नॉट ओनली बाइंग बट ऑल्सो सेलिंग. तो वो दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एसेट. एसेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. फिर एसेट आए या जाए दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन आपको देखना है कि ट्रांजैक्शन में एसेट का इन्वॉल्वमेंट है. इस तरह आपको देखना लायबिलिटीज. लायबिलिटी का मतलब कर्जा.
कि आपने लोन लिया है, आपने उधार में चीजें ली है, उधार में फर्नीचर, उधार में मशीनरी ली है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब कर्जदार या कर्जे जो आपने लिए। और कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, वो सरमाया, पैसा ही नहीं बल्कि वो सरमाया, जो कुछ भी, वेदर इन कैश और इन काइंड, जो भी बिजनेसमैन यानी बिजनेस का मालिक जो अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। वो अपनी जमीन भी लगा सकता है, अपनी बिल्डिंग को बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या कैश अपना लगा सकता है, या बैंक बैलेंस यूज कर सकता है, पर्सनल बैंक बैलेंस को बिजनेस की बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो वो जो उसका अमाउंट होगा, वो जो उसका वैल्यू होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। और ये कैपिटल जो टर्म है ना, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। कैपिटल होता है बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं। कैपिटल कहेगा बिजनेस, बिजनेस कहेगा ये मेरा कैपिटल है। बिजनेसमैन नहीं कहेगा, बिजनेसमैन कहेगा मेरा एसेट है, बिजनेस में मेरा प्रॉपर्टी, मेरा एसेट है। तो ये जो अकाउंटिंग हमें पढ़नी है ना, इस अकाउंटिंग में आपको बिल्कुल याद रखना है दैट वी हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है, स्टूडेंट्स को होता है अकाउंटिंग समझने में, दैट इज when they understand accounting from the point of view of owner। जब वो ऑनर के लिहाज से अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। यानी अगर आप ऐसे अकाउंटिंग पढ़ोगे कि आप एक ऑनर की तरफ से देख रहे हो, तो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। देन दिस इज नॉट कैपिटल, देन वी कांट से दिस इज कैपिटल, देन वी कांट से दिस इज लायबिलिटी। ये जो कैपिटल है ये बिजनेस का है, ये जो लायबिलिटी है बिजनेस की है, जो एसेट्स है बिजनेस के है, जो इनकम है बिजनेस की, एक्सपेंस जो है बिजनेस का। बिजनेसमैन को इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें आगे पढ़ना है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से बिजनेस सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट। तो आपको याद रखना है बिजनेसमैन बिजनेस से अलग होता है, और हम बिजनेसमैन की तरफ से अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम बिजनेस की तरफ से अकाउंटिंग करते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो ये जो 5 आइटम्स है ये बिजनेस के हैं, और इन्हीं 5 आइटम्स को आपने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है। यानी हम साथ काम बिजनेस काम कर का एक्टिविटी कर, अच्छु वुचुन कि अथ एक्टिविटी मज गोवा खर्च, अथ एक्टिविटी मज आया इनकम, अथ मज आया प्रॉपर्टी, एसेट आवा कि एसेट द्राव, लायबिलिटी बढ़े कि लायबिलिटी घटे, कैपिटल आवा कि कैपिटल द्राव। दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। यही हमें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है क्या, एंड दैट आई टोल्ड यू व्हाट इज दिस। तो सबसे पहला काम अकाउंटेंट को, जब इसको रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है बिजनेस की एक्टिविटीज में से, जिनको हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स कहते हैं, आइडेंटिफाई करना है। इन 5 चीजों को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज वेरी सिंपल। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज कॉल्ड मेजरिंग। पहला आइडेंटिफाइंग, नाउ मेजरिंग। और मेजरिंग हमें करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको मैं याद दिलाऊं कि आपका जो पिछला जो एग्जाम हुआ था इसमें, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। व्हेन आई चेक द क्वेश्चन पेपर्स, तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। तो ये इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, मगर यम छ प्रसा एम आई क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन छु आसा तक प्रिसित किया, वहां इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे होते हैं। फॉर एग्जांपल वहां एक क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज को अकाउंटिंग में या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता है। फिर ऑप्शंस दी थी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, और उसमें से आंसर था ये मेजरिंग, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यानी ह्यूमन रिसोर्स को इसलिए अकाउंट्स में इस्तेमाल यानी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बैलेंस शीट में इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बिकॉज इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज आइटम्स व्हिच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ह्यूमन रिसोर्स को सैलरी देते हैं, उसकी टाइम की सैलरी, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उसका हम वैल्यू नहीं निकालते, बिकॉज आवर अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है, अभी वो इवॉल्व हो रहा है, मे बी इन कमिंग ईयर्स मे बी देयर मे बी द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एज वेल, वहां जहां पर इंसानों का वैल्यू निकाला जाए, उनको रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन फिलहाल जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं इसमें ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और रीजन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रीजन है मेजरिंग। और मेजरिंग कहता है कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये जो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी है, इसको आपने मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। और जिन आइटम्स को मनी में मेजर किया जा सकता है उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड हमें करना है, और जो आइटम्स मनी में मेजर नहीं होंगे उन आइटम्स को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, एंड दोज आइटम्स आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस।
तो आपको आइडेंटिफाई ये भी करना है कि ट्रांजैक्शन जो हुई है, ट्रांजैक्शन इवेंट जो बिजनेस में हुआ है, ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। अगर नॉन फाइनेंशियल है तो अकाउंटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, शायद किसी और सब्जेक्ट का इससे ताल्लुक है, मैनेजमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक होगा, लेकिन अकाउंटिंग का ताल्लुक बिजनेस की सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के साथ होता है विच आर फाइनेंशियल, एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर दीज 5। और इन्हीं 5 ट्रांजैक्शन को आपने क्या करना है, मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, एंड सिंस वी आर इन इंडिया देन वी हैव टू मेजर इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज। तो रुपीज में आपको मेजर करना है कि एक्सपेंस अगर हुआ है तो कितने हजार का हुआ है, कितने 100 का, कितने लाख का हुआ है। इनकम अगर आई है तो कितने हजार की, कितने लाख की, कितने करोड़ की इनकम आई है। एसेट आपने खरीदा है या बेचा है तो कितने रुपीस का आपने बेचा है या खरीदा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेजरिंग। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट विल बी गिवन देयर ओनली। तो वो तो वहां दिया होगा कि कितने का है, तो मेजरिंग इज देयर इंपॉर्टेंट। तो आपने सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड करना है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इट इज राइटली सेड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। जिसको मेजर नहीं हम कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी में, दोज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइक इंटेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, punctuality of employees, death of employee, retirement of employee, quarrel between employees. These are non-financial events of a business. These are not recorded in the financial accounting. हमारी accounting में इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ इन्हीं 5 आइटम्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। So moving to the next step, first you have to identify. तो आइडेंटिफाई आपने किया, उसके बाद आपने मेजर किया। अब आपको जो एक्चुअल स्टेप जो आप अकाउंटिंग जो है वो करना है, दैट इज टू रिकॉर्ड, दैट इज रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं और एक नाम से पुकारते हैं, इट्स कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग कहो, जर्नलाइजिंग करो, एक ही बात है। बट सिंस वी आर डीलिंग विद अकाउंटिंग, तो टेक्निकल टर्म जो इस्तेमाल होती है रिकॉर्डिंग के लिए, यानी जो आपने पहचाना, जो आपने मेजर किया, अब उसको लिख के रखना है, आपको उसको लिखना है, आपको रिकॉर्ड करके रखना है, और रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग में बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई कॉपी होनी चाहिए, कोई किताब होनी चाहिए जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, और यहां पर जिस पर रिकॉर्ड किया जाता है उनको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और हमारे पास जो पहली बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें जर्नलाइजिंग की जाती है, उस बुक ऑफ अकाउंट को हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट। तो अगर आपने सुना होगा जर्नल, जर्नल इज एक्चुअली अ बुक इन विच जर्नलाइजिंग इज डन, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल ये एक बुक है, और इसको हम कहते हैं डे बुक, इट्स ऑल्सो नोन एज डे बुक। और जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मे बी दीज में बी आस्क्ड व्हाट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यू मस्ट बी नोइंग दैट जर्नल इज नोन एज डे बुक एज वेल एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बुक इन विच रिकॉर्डिंग इज डन। डे बुक इसलिए बिकॉज डेली ट्रांजैक्शंस आर डन, डेली ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो जो रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस में, उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर का मतलब होता है एक्सपेंस भी इसी किताब में, इनकम भी इसी किताब में, एसेट भी इसी किताब में, लायबिलिटी, कैपिटल, सब कुछ जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल में हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, द एक्चुअल टॉपिक, जर्नल में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। हाँ, दिस इज व्हाट एक्चुअली द न्यूमेरिकल इज, जर्नल एंट्री। सो इट इज द स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, दैट इज जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री वो स्टाइल है, वो तरीका है जिसकी सूरत में, जिसकी शक्ल में ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल एंट्री बनाना, जर्नल एंट्री लिखना जर्नल में, इसी को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री लेखुन जर्नलस मंज, अच्छे वना जर्नलाइजिंग, नचस वना रिकॉर्डिंग।
तो सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में जर्नल एंट्री की सूरत में रिकॉर्ड किया जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, सबकी जर्नल एंट्री इस जर्नल में ही बनाई जाती है। तो जर्नल एंट्री एक्चुअली इट इज अ स्टाइल और इट इज अ टाइप रिकॉर्डिंग का तरीका है ये, जिसके तरीके से मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने आपको बोला है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है एज पर रूल्स, एज पर ए लेड डाउन प्रोसीजर। तो जर्नल एंट्री एक्चुअली लेड डाउन प्रोसीजर है। जर्नल एंट्री की जाती है एज पर अ रूल, एज पर अ मेथड। तो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप हमारी रिकॉर्डिंग का जो है दैट इज द रिकॉर्डिंग, दैट इज द जर्नलाइजिंग। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा अगला स्टेप है अकाउंटिंग में, जो अकाउंटेंट को करना है, दैट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग और क्लासिफाइंग को अकाउंटिंग में कहते हैं पोस्टिंग। ये भी आपका आया था इसमें, आपके पिछले एग्जाम में आया था पोस्टिंग। पोस्टिंग इज डन इन विच बुक, तो वो आया था आपको पोस्टिंग किस किताब पे की जाती है। तो आप याद रखेंगे पोस्टिंग एक अलग किताब पे की जाती है, क्लासिफाइंग जर्नलाइजिंग इस किताब पे की जाती है, जर्नल पे, और फिर उसके बाद दूसरी किताब पे दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, और उस किताब को हम बोलते हैं लेजर। तो पोस्टिंग इज डन ऑन अ बुक, द बुक इज कॉल्ड लेजर। और लेजर को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। और इसको हम बोलते हैं और एक नाम से इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, प्रिंसिपल बुक, दिस व्हाट इज लेजर कॉल्ड। यानी हमने जो कुछ भी जर्नल पे रिकॉर्ड किया है, हमें वो जर्नल से फिर पोस्ट करके लेजर में रिकॉर्ड करना होता है। क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों ऐसा क्यों करना होता है? पहले रिकॉर्ड हमने एक किताब पे किया, वहां से उठा दूसरी किताब पे हम पे रिकॉर्ड करते हैं। द रीजन इज बिकॉज वी वांट टू क्लासिफाई, क्योंकि हम पहले तो हमने सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन अब हम जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हुई है, अब हम उनको अलग अलग करना चाहते हैं। अब हम कैश का हिसाब अलग रखना चाहते हैं, मशीन का अलग, सप्लायर का अलग, सेलर का अलग, बायर का अलग, जो भी हमारे साथ ट्रांजैक्शन होती है, हमारे साथ ट्रांजैक्शन जो हमने की है, तो सारी ट्रांजैक्शन का हिसाब अलग, सैलरी का अलग, रेंट का अलग, मशीन का अलग। तो हर एक ट्रांजैक्शन का हिसाब हम अलग अलग रखते हैं, और अलग अलग हिसाब जो रखा जाता है दैट इज डन इन ए सेपरेट बुक दैट इज कॉल्ड लेजर। और अलग अलग हिसाब जो रखे जाते हैं, यानी अलग अलग अकाउंट जो हम बनाते हैं, उन अकाउंट्स को हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स उनको बोला जाता है। तो एक तो हमें न्यूमेरिकल में जर्नल एंट्री देखनी है वो कैसे बनती है, और दूसरा हमें देखना है लेजर अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। और लेजर अकाउंट्स को मैंने बोला आपको, इसमें कैश अकाउंट बनाया जाता है, इसमें बैंक अकाउंट बनाया जाता है, इसमें मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, इसमें कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, इसमें सैलरी अकाउंट बनाया जाता है। यानी जितनी भी अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, हर एक ट्रांजैक्शन का जो रिपीटेड ट्रांजैक्शन होगी, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अलग अकाउंट बनेगा। एक ट्रांजैक्शन का नहीं, सेम ट्रांजैक्शन का अलग अकाउंट बनेगा। यानी अगर कैश महीने में 100 बार आया और गया है, तो इस कैश को 100 बार के बजाय हम एक ही कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी तरह मशीन का रिकॉर्ड अलग होगा, फर्नीचर का अलग होगा, सैलरी का अलग होगा, कैपिटल का अलग होगा, ताकि हम हर एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल हो। कोई अकाउंट, कोई इंफॉर्मेशन जानने के लिए, फॉर बिकॉज एक्चुअली अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द बिजनेस। तो आपने जर्नल किया है, जर्नल में आपने जर्नल एंट्री बनाई है, अब आपसे कहा जाए कि जरा हमें बताइए कि हमारे पास कैश कितना है। एज एन अकाउंटेंट यू मस्ट बी नोइंग, बिकॉज आप तो हिसाब रखते हो, कैश का भी आपके हिसाब रखा होगा। तो आप अगर आपने सिर्फ जर्नल बनाई और जर्नल पे कैश का हिसाब है, नाउ यू हैव टर्न द पेजेस। हर पेजेस पर वुचुन मैं कत कैश आमुत कत द्रामुत, पत वुचुन ये, और उसके बाद आपको उसको देखना है, उसको ऐड करना है। मे बी in a hurry you may miss some transactions, तो it will take time and there is every chance that there you may miss there will be incomplete and wrong information, supply of wrong information। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जर्नल के बाद और एक स्टेप करते हैं, दैट इज लेजर। और लेजर में हम कैश अकाउंट अलग से ही बनाते हैं।
और फिर जब आपको कैश की इंफॉर्मेशन देनी होगी, वहां आपको जर्नल नहीं बल्कि आप सीधे लेजर में कैश अकाउंट देखोगे और सारा कैश वहां रिकॉर्ड किया होगा उस महीने का, उस साल का। तो आराम से वहां पर आप कैश की बैलेंस को निकाल सकते हो और अपने जो भी आपका अकाउंटिंग यूजर होगा उसको आप बता सकते हो। इस तरह बैंक का, इस तरह मशीन का, कैपिटल का, सैलरी का, जितने भी अकाउंट आपके होंगे तो हर एक अकाउंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी। एंड दैट इज द लॉजिक ऑफ डूइंग, दैट इज क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब भी यही होता है। क्लासिफाई का मतलब होता है अलग अलग करना, और अलग अलग करना ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। यानी अकाउंटिंग में, पोस्टिंग में क्या किया जाता है, अकाउंट्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ग्रुप्स में क्या होती है, होमोजेनिटी, सिमिलैरिटी होती है। कैश का अलग, कैश की 10 ट्रांजेक्शन है, इन 10 ट्रांजेक्शन हम अलग अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी की 5 ट्रांजेक्शन है तो इन 5 ट्रांजेक्शन का हम अलग अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। कैश का अलग अकाउंट, कैश अकाउंट, ताकि हम आराम से और किसी भी वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन अकाउंट से हासिल कर सके। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लासिफाइंग। तो हो गया हमारा क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग के बाद मैंने नहीं लिखा है यहां पर, बट आई मस्ट टेल यू, क्लासिफाइंग के बाद और एक एक्टिविटी हमें करनी हो, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा। द रीजन इज बिकॉज ट्रायल बैलेंस का प्रेपरेशन जो होता है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यानी अकाउंटिंग जो हम करते हैं, इट इज कॉल्ड अ डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है, ट्रायल बैलेंस उसका हिस्सा नहीं है। सिंस वी प्रिपेयर ट्रायल, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं माना जाता। और ट्रायल बैलेंस होती क्या है? ट्रायल बैलेंस ये होती है कि जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, हम अलग से पढ़ेंगे भी, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं पहले ही बताऊं कि ट्रायल बैलेंस जो होती है, जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं कि कहीं हमने टोटलिंग में, कास्टिंग में, पोस्टिंग में कहीं गलती तो नहीं की है। तो उस गलती को पहले ही चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाई उसके बाद, और फिर ट्रायल बैलेंस के सीधे बनाने के बाद या सीधे क्लासिफाइंग के बाद जो अगला स्टेप हमें एक्चुअली करना होता है, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग मैंने आपको बोला, समराइजिंग का मतलब होता है एसरटेनिंग रिजल्ट्स, और समराइजिंग का मतलब होता है यहां पर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स और वी प्रिपेयर फाइनेंशियल, हम कौन फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो समराइजिंग में लेजर अकाउंट्स में जितने भी लेजर अकाउंट्स बने होते हैं, चाहे वो 100 हो, 200 हो, जितने भी लेजर अकाउंट्स बने होते हैं, इन सारे लेजर अकाउंट्स को समराइज किया जाता है। लेजर अकाउंट तो यही 5 के होंगे ना। सारे एक्सपेंस के अकाउंट को समराइज किया जाता है, सारी इनकम अकाउंट को समराइज किया जाता है, सारे एसेट अकाउंट को समराइज किया जाता है, लायबिलिटी, कैपिटल को समराइज किया जाता है। और समराइज करने का तरीका क्या है? समराइज हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, समराइज हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और समराइज हम करते हैं बैलेंस शीट में। तो ये वो 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनमें सारी ट्रांजैक्शंस को, जिसको हमने लेजर में या ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया है, इनको इन 3 अकाउंट्स के जरिए समराइज किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम्स, और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में कहूंगा, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में समराइज किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। यानी फाइनेंशियल पोजीशन का ताल्लुक होता है एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ। तो ये हमें पता चलता है बैलेंस शीट से। तो समराइजिंग का मतलब होता है एसरटेनिंग रिजल्ट को एसरटेन करना। बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? बिजनेस का रिजल्ट होता है प्रॉफिट। क्या हमने प्रॉफिट कमाया है, क्या लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, बिजनेस के एसेट और लायबिलिटीज कितनी है। तो ये रिजल्ट एसरटेन करने के लिए हम करते हैं समराइजिंग। और समराइजिंग में क्या करते हैं, हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स कहो, ये भी वही है, क्योंकि बिकॉज दीज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ द एंड रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहो या फाइनल अकाउंट्स कहो, दीज आर ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन्हीं को फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और इन्हीं को फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, और इन्हीं के जरिए हमें बिजनेस के रिजल्ट्स का पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए नेट प्रॉफिट का पता चलता है, और बैलेंस शीट के जरिए फाइनेंशियल पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज का पता चलता है। दिस इज अ सेपरेट चैप्टर, यहां हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यहां हमें हमारा जो कंसंट्रेशन एक्चुअली होना चाहिए दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। दो आई एम डिस्कसिंग इट अ बिट लेंथ, आई शुड नॉट, बट यहां मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि पूरी अकाउंटिंग में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज द एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, एस्टैब्लिशिंग relationships between different figures of the financial statements। एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो अलग अलग फिगर्स हैं, अलग अलग फिगर्स क्या होंगे, एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल को दिखाया जाता है, और इनके जो फिगर्स है इनकी आपस में रिलेशन निकालना। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है अगर हमने प्रॉफिट इतना कमाया तो सेल्स कितनी हुई, अगर सेल्स 1 लाख हुई है तो 1 लाख पर प्रॉफिट कितना कमाया, इट इज अ रिलेशन, यू आर फाइंडिंग अ रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट एंड द सेल्स। अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने नेट प्रॉफिट इतना कमाया है तो सेल्स कितनी हुई, इतनी सेल्स पर कितना नेट प्रॉफिट कमाया, सो अगेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड द सेल्स। अगर हमारे पास एसेट इतने हैं तो लायबिलिटीज कितनी है, तो देयर यू आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। तो अलग अलग जो आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उन आइटम्स की आपस में रिलेशन निकालने को हम बोलते हैं एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग द एब्सोल्यूट फिगर्स इनटू कंपैरेटिव फिगर्स। आसान में उसको करूं, कन्वर्टिंग द इनडिसाइसिव फिगर्स इनटू डिसाइसिव फिगर्स। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, सो इट इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट फिगर, इंडिविजुअल फिगर है 10 लाख रुपया। मैं आपको बोलूं कि बताओ जी ये 10 लाख कम है कि ज्यादा है, इंडिविजुअल फिगर है, योर आंसर शुड बी वी डोंट नो, ये 10 लाख कम है कि ज्यादा है हमें पता नहीं है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा कि 10 लाख सर बहुत है, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं बोलूं बेटा कल या पिछले साल या हमने 10 लाख जो है ये हमने 10 करोड़ हमने बेचा है, 10 करोड़ बेच के हमने 10 लाख कमाया है, 10 करोड़ पर 10 लाख कमाया है, यानी 10 करोड़ की सेल्स की है और 10 करोड़ की सेल्स पर हमने 10 लाख कमाया है। इसका मतलब अगर 10 करोड़ की सेल्स पर 10 लाख कमाया है तो ये कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया सिर्फ 10%। इसका मतलब जो प्रॉफिट हम कमाते हैं इट इज 10%। अब आप बोल सकते हो 10% ज्यादा है कम है, मार्केट रेट जो है वो 15% है, 20% है, हमने सिर्फ 10% कमाया है। आपका कहना था कि 10 लाख बहुत है, लेकिन मार्केट के हिसाब से हमने बहुत कम कमाया है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं, अब आप कहोगे 10 लाख हमने कमाया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं, लेकिन पिछले साल तो 15 लाख कमाया था, तो 15 लाख के मुकाबले 10 लाख बहुत कम है। तो दिस इज ये मिलाना, पिछले साल की फिगर्स के साथ कंपेयर करना, किसी और फिगर के साथ मिलाने को हम बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, रिलेशन एस्टैब्लिश करना। और इसी एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स का मतलब ही होता है एनालाइजिंग, फिगर्स को आपस में कंपेयर करना, इनकम उसको एक्सपेंस के साथ कंपेयर करना, इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना, या हमारे प्रॉफिट की किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना, प्रॉफिट को सेल्स के साथ कंपेयर करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनालाइजिंग। और एनालाइजिंग के लिए हमारे पास टेक्निक्स है जो आपका शायद सिलेबस भी है, दैट इज रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस। तो दीज आर द एनालिसिस टेक्निक्स जिनके जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट बैलेंस शीट, इनकी फिगर्स को एनालाइज किया जाता है और रिलेशन डेवलप की जाती है। और एनालाइज करने के बाद अब आपके पास एक फिगर निकल गई, कम है ज्यादा ये तो निकल गया, अब आपको जो दूसरा काम करना होता है दैट इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब सिंपली ये होता है दैट इज टू
converting, analyze it, results into accounting information. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी अकाउंटिंग का सो फॉर द ह्यूमन एस्पेक्ट इज कंसर्न, दैट इज इंटरप्रेटिंग. ये आपको याद रखना है. ये जो स्टेप्स है ना, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए बहुत सारी टेक्निक्स अब आई है. हमारा टैली है, बिजी है, तो वहां पर ये किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हम ये काम करते हैं, बट वी मस्ट बी नोइंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड. लेकिन ये जो काम है ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नहीं किया जाता है. Here we need an accountant. Here we need an expert who can convert these interpreted results, who can establish यानी जो हमने relationships establish की है, ये जो relationships हमने देखी है, कम है ज्यादा है, तो इनका why निकालना. why यानी अगर प्रॉफिट कम हुआ है, इंटरप्रेटिंग में हम देखते हैं why. अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो कैसे, हमने क्या किया कि ज्यादा हो गया. अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं तो हम इंटरप्रेटिंग में ये देखते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ है. तो इंटरप्रेटिंग में हम क्या कहते हैं, कन्वर्टिंग एनालाइज्ड रिजल्ट्स इनटू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. इंटरप्रेटिंग में इस सारे डेटा को जो हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, एनालाइज किया, इसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग. और इंटरप्रेटिंग के बाद हमें क्या करना है, कम्युनिकेटिंग. और फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, और फिर इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, दिया जाता है किसको, अकाउंटिंग यूजर्स को फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो अपना सही फैसला कर सके. क्योंकि इनिशियली मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, यानी अकाउंटिंग एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है. यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें इंस्ट्रक्ट करना है, बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग इज द मीडियम. अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द बिजनेस. अकाउंटिंग जो है बिजनेस का इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तो यहां तो साबित हो गया कि दरअसल अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, ये इंफॉर्मेशन के लिए, ये अकाउंटिंग बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचाया जाए और अकाउंटिंग यूजर्स को मदद की जाए इन टेकिंग द रैशनल डिसीजंस. So this was the whole of the accounting process. I hope I have made justice to the topic. हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, ये पूरी अकाउंटिंग को एक ही लेक्चर में पढ़ाना है. It should have taken 2-3 lectures, but I know we have a time constraint. और हमें academic point of view से हम नहीं पढ़ते हैं. We are actually I am discussing things from your examination point of view. तो इसलिए मुझे इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को एक ही लेक्चर में खत्म करना पड़ा. तो मे बी आई मे बी अ बिट आई माइट बी अ बिट रश सम टाइम. तो वहाँ अगर आपको किसी जगह पर कंफ्यूजन है, कहीं आपको समझ नहीं आया होगा, तो वो आप मुझे, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन राइट टू मी. आई विल बी हैप्पी टू answer any of your question. I want feedback from you people, so that to improve it, so that to make it more easily understandable. I hope you have understood the topic, and I will be meeting in my next lecture with the another topic that will be most probably the users of the accounting information. And till that time, I wish you best of luck. Allah Hafiz, and take good care of yourself.